भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, दीपावली के बाद भी कुछ ऐसी व्यस्तताएं हो गई पर्सनल कि आपसे रूबरू होने का समय ही नहीं मिला, जिसके लिए आपसे हम क्षमा चाहेंगे और भविष्य में कोशिश करेंगे कि निरंतर यह सिलसिला बना रहे। साथियों, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे राहु की। और ध्यान रखिए, जहां राहु है वहां केतु साथ में ही है। आपने सुना होगा कि राहु केतु छाया ग्रह हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस बात को यानी राहु केतु को यहाँ थोड़ा समझ लेना जरूरी है। हमारा यह ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, यानी 360 डिग्री का है। और इसी को राहु और केतु दो भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी दोनों 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। और इसी वजह से राहु को नॉर्थ नोड कहते हैं और केतु को साउथ नोड कहते हैं। तो कुल मिलाकर राहु और केतु इस संसार को दो भागों में विभाजित कर देते हैं और यही द्वैत है। और आपने देखा होगा कि राहु और केतु इनके लेफ्ट या राइट सारे ग्रह आ जाएं तो उसको कालसर्प दोष बता दिया जाता है। अब उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कहने का कुल मतलब इतना है कि इस संसार को या कह लें ब्रह्मांड को राहु केतु दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा एक निश्चित रूप से चलते ही रहते हैं। और इसी तरह राहु केतु का काम है। ये दोनों ना तो कभी मार्गी होते हैं, ना कभी वो अतिचारी होते हैं। ये वक्र गति से हमेशा एक साथ चलते रहते हैं। और इसीलिए जब भी काल की गणना करनी हो तो राहु केतु कौन सी राशि में बैठे हैं इसी का सहारा लिया जाता है। ये एक निश्चित क्रम पे चलते रहते हैं। और अन्य ग्रहों में हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह किसी एक निर्धारित गति से नहीं चलते हैं। वो कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी अतिचारी होते हैं। यानी उनकी गति अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में चलती रहती है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि गुरु मिथुन से कर्क राशि में चले गए, फिर वापस मिथुन राशि में आ गए। तो इस तरह का राहु और केतु के साथ में कुछ नहीं है। वो एक निश्चित क्रम में अपनी गति करते रहते हैं। अब राहु और केतु, इनके बारे में डर, भय और भ्रांतियां ये ज़्यादा खड़ी कर दी गई हैं। जैसे कि इनको दृष्टियां दे दी गई हैं। विद्वान लोग राहु और केतु इनको भी गुरु के सदृश पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि देते हैं। अब गुरु की तीनों ही दृष्टियों को शुभ बताया गया है, यानी पांचवी दृष्टि भविष्य की, सप्तम दृष्टि संसार की और नवम दृष्टि भाग्य की। और मान लीजिए राहु केतु भी इन्हीं दृष्टियों का उपयोग करते हुए फल देते हैं, तो फिर इनसे कैसा डर। ये तो गुरु के सदृश ही हो गए। यहाँ सोचने की बात यह है कि जिन ग्रहों का भौतिक रूप से कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी दृष्टियां कैसे होंगी। आंख बंद करके किसी बात पर, लिखी हुई बात पर विश्वास कर लेना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उनको समझकर यदि हम देखें तो इनकी दृष्टियां नहीं होती। दृष्टियां कहाँ से होंगी? क्योंकि अन्य ग्रह तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, ये तो हम रोज ही देखते हैं। मंगल और शुक्र भी दिखाई दे जाते हैं। और बाकी के ग्रहों को आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। मतलब जिन ग्रहों का अस्तित्व है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं
और उन्हीं को मेरी समझ से दृष्टियां कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। अब राहु केतु तो है ही नहीं, तो उनको देखने का तो कोई उपाय ही नहीं है। इस वजह से राहु केतु की दृष्टियों को फलित में शामिल करना एक तुक्केबाजी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके विपरीत राहु केतु जातक के जीवन को ताउम्र प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि संसार को ये 2 भागों में विभाजित करते हैं और यहीं से कह लें जीवन में या संसार में द्वैत खड़ा होता है। और जहाँ द्वैत है वहाँ संसार आ गया, अगर द्वैत खत्म हो गया तो संसार गायब। और ये राहु केतु द्वैत को खड़ा करके रखते हैं, इसलिए ये जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। अच्छे या बुरे जो भी फल देना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इनका प्रभाव जीवन में आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमको 2 बातें समझ में आ गई होंगी कि राहु केतु की कोई दृष्टियां नहीं होती और राहु केतु जातक को पूरी उम्र प्रभावित करते रहते हैं, चाहे इनकी दशा हो या नहीं हो, और कोई भी जातक इनके प्रभाव से बच नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है, जो मुद्दे की बात है, कि यह कैसे जाने कि ये जातक को जीवन में कौन सा फल देंगे, अच्छा या बुरा। आइए अब इसी पर बात करते हैं। हम अपने पहले के चैप्टर्स में राहु केतु के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि राहु केतु की राशियां और उनकी उच्च राशियां, इनको ध्यान में रखना है। ज्यादातर लोग राहु केतु को कोई राशियां नहीं देते, तो फिर उच्च राशि का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए राहु केतु को सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए, कन्या राशि का स्वामी राहु है। यह बुध की उच्च राशि है, लेकिन स्वराशि नहीं है, तो कन्या राशि राहु की हुई। इसी तरह मीन राशि का स्वामी केतु होता है, गुरु नहीं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, राहु की उच्च राशि कुंभ होती है और केतु की उच्च राशि सिंह होती है। तो राहु केतु को समझने के पहले, उसके इफेक्ट को समझने के पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। मेन सूत्र यही है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, कन्या राशि का स्वामी राहु, मीन राशि का स्वामी केतु, राहु की उच्च कुंभ राशि, केतु की उच्च सिंह राशि होती है। इतनी बात समझ लीजिए। अब राहु केतु अपने दशाकाल में किस तरह से फल देंगे, उसके बारे में हम पूर्व के 1-2 चैप्टर्स में बता चुके हैं, आप वहां देख सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग ताउम्र राहु केतु कौन सा इफेक्ट जीवन में डालते हैं। आज सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि राहु अपनी उच्च राशि कुंभ से कितने भाव की दूरी पर बैठा है। अब यह किसी भी भाव में हो सकती है कुंभ राशि, हमको यहाँ पर सिर्फ दूरी देखनी है। अब मान लेते हैं कि किसी भी लग्न की कुंडली में राहु धनु राशि में बैठा है, तो यहाँ पर यह अपनी उच्च राशि से एकादश भाव की दूरी पर होगा। और जब राहु एकादश भाव की दूरी पर है, तो केतु भी अपनी उच्च राशि सिंह से एकादश भाव की दूरी पर ही होगा, क्योंकि जब राहु धनु राशि में बैठा है तो केतु उसके ठीक सामने मिथुन राशि में होगा। तो कुल मिलाकर इस सूत्र को देखने के लिए यह मान लीजिए कि राहु केतु एक ही भाव खड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों आमने सामने होते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में एकादश भाव एक्टिव हो गया। तो जिस तरह से हम नक्षत्र स्वामी वाले भाव को देखते हैं कि जीवन भर एक्टिव रहता है, उसी तरह राहु केतु द्वारा एक्टिव किया गया यह एकादश भाव भी इस उदाहरण में लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहेगा। अब एकादश भाव एक्टिव है तो इस जातक में पूरी उम्र इच्छाओं का भंडार मौजूद रहेगा, यानी इसमें इच्छाओं की कमी नहीं रहेगी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी शुरू हो जाएगी। और एकादश भाव कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति का भी है, तो इसकी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं। और एकादश भाव के अन्य बहुत से कारकत्व भी हैं, उनका भी समावेश इसके जीवन में रहेगा, यानी वो कारकत्व भी इसको प्रभावित करते रहेंगे। कुल कहने का मतलब ये
कि यह एकादश भाव इस जातक के जीवन में हमेशा एक्टिव रहेगा, चाहे राहु केतु की दशा हो या नहीं हो। अपने दशा काल में उनका फल देने का अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पर यह एकादश भाव इसके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। अब एक मुख्य सवाल और रह जाता है कि मान लीजिए राहु केतु ने कोई भाव खड़ा किया और खराब फल दे रहा है, तो उसका उपाय कैसे करें? तो देखिए, जीवन में चाहे घर हो, समाज हो, ऑफिस हो, सब जगह डूज और डोंट होते हैं। कुछ काम करने के होते हैं, कुछ काम नहीं करने के होते हैं। समाज के भी अपने कानून कायदे हैं। समाज में भी यदि करने लायक काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, और जो काम नहीं करने के हैं, उल्टे काम करेंगे तो दंड मिलेगा। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने जो ज्योतिष के क्षेत्र में देखा है, यह एक भय बेचने का धंधा बना दिया गया है। एक क्लाइंट है जो परेशान है और आपके पास आया है, क्योंकि वह परेशान है तभी तो आया है। अब उसे शनि, राहु, केतु, मंगल इनके नाम पे डराओ और फिर 1,50,000 की पूजा पाठ वगैरह या कोई महंगे रत्न वगैरह बेच के अपना उल्लू सीधा करो। तो यह कोई उपाय नहीं है, यह ठगी है। स्पष्ट शब्दों में ऐसा करना ठगी की श्रेणी में ही आएगा। अब जब किसी ग्रह ने मान लीजिए तय कर दिया है कि उसको इस तरह के फल देना है, तो उसमें हेरफेर करने वाले आप कौन होते हैं? कोई भी आदमी उसमें हेरफेर करेगा कैसे? वो पूजा पाठ से भी नहीं होगा, महंगे रत्न पहनकर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसी भरोसे बैठ गए, भाग्य के भरोसे, तो फिर यह भी गलत होगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म करो, फल की आशा छोड़ दो। यानी जीवन में दो बातें हैं जिन्हें आप कुंडली के दो भावों से समझ सकते हैं। नवम यानी भाग्य, भाग्य आपके हाथ में है नहीं, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में है। और नवम का अगला भाव दशम, यानी नवम का धन, भाग्य का धन। तो यह हुआ कर्म भाव। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है, कर्म करोगे तो नवम भाग्य का धन मिलेगा। जीवन में ये दो बातें याद रखने लायक हैं कि कर्म करना है, फल ऊपर वाला देगा ही देगा। अगर खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भी मजा नहीं आएगा। यानी कर्म करना तो हमारे हाथ में है, भाग्य तो हाथ में नहीं है। भाग्य तो ऊपर वाले के हाथ में और कर्म हमारे हाथ में है। इसीलिए कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब इसी कर्म की थ्योरी को हम यहाँ उपाय के रूप में देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने उदाहरण में एकादश भाव लिया है जो राहु केतु ने एक्टिव किया हुआ है, और हम उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल रूप में अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एकादश भाव से हमारे कर्म करने वाले भाव की जो दूरी है वही फल मिलेंगे। और अब यह आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। पहले तो इस लाइन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आगे हम अभी एक उदाहरण से और बता देते हैं। और यह एक बहुत मुख्य सूत्र है ज्योतिष में फलित के लिए, तो इसको भूलना नहीं है। अब उदाहरण के लिए आप इस चीज को समझिए कि राहु केतु ने एक्टिव किया है एकादश भाव, ठीक है। अब यहाँ आप चाहें तो एकादश भाव को आप लग्न समझ लें तो आपको थोड़ी सहूलियत होगी, अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भाव की दूरियां सिंपल रूप से निकल जाती हैं। अब एकादश भाव राहु केतु ने खड़ा किया है और मान लीजिए जातक चतुर्थ भाव के काम कर रहा है, जैसे प्रेम संबंधों में पड़ा है, साझेदारी कर रहा है, मित्रों पे अनाप शनाप संगति में उलझा हुआ है, यानी मित्र संगति ज्यादा है, मित्रों पे विश्वास ज्यादा कर रहा है। यानी कुल मिलाकर चतुर्थ भाव के क्रियाकलाप उसके बढ़े हुए हैं। और राहु केतु ने भाव खड़ा किया हुआ है एकादश। अब यहाँ पर एकादश भाव से चतुर्थ भाव की दूरी देखिए, तो एकादश भाव से चतुर्थ भाव की दूरी होगी 6। एक बार आराम से देख लीजिए। इसका परिणाम यह होगा कि इस जातक को 6 भाव के फल ही मिलेंगे यदि ये चतुर्थ भाव के कर्म में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। यानी 6 दुश्मनी, तो जो ये कर्म कर रहा है, मित्र वगैरह ये वो सब इसको धोखा दे जाएंगे और दुश्मनी ही उनसे आगे पीछे चल के खड़ी होगी। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। अब मान लीजिए एकादश भाव तो खड़ा कर रखा है राहु केतु ने,
और ये जातक तृतीय भाव के कर्म करता है, यानी मेहनती है, संघर्ष करता है, या तृतीय भाव के और भी बहुत सारे कर्म हैं, जैसे सीए हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, मीडिया हो गया, शेफ हो गया, खान पान का धंधा हो गया, बहुत सारे धंधे हैं, उससे संबंधित ये कर्म करता है। तो यहाँ क्या होगा, एकादश भाव से तृतीय भाव की दूरी हो जाएगी पंचम, और पंचम होता है भविष्य। तो इस तीसरे भाव के कर्म करने से इस जातक का भविष्य संवर जाएगा। और ये जो हमने आपको उदाहरण बताए हैं, इनको आराम से दिमाग में बैठा लीजिए, और अन्य जो भी भाव हैं उसकी राहु केतु द्वारा खड़े किए गए भाव से दूरी वाला भाव आप देख लीजिए। बस जीवन में राहु केतु लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही डालेंगे। हो सकता है आपको साल 2 साल के अंदर ऐसा लगे कि मेरा तो सब बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन अंत उसका वही होगा। और इसी से डूज और डोंट पैदा होते हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। आपको जो नहीं चाहिए उस भाव के काम नहीं करने हैं, जो चाहिए उस भाव के आप काम करिए, जीवन में सफलता मिलेगी। और आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप इसका फायदा भी उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम, और मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।